गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए साइंस के प्रैक्टिस सेट 2 को लेकर आया हूं, जिसमें महत्वपूर्ण हम 20 प्रश्नों को करने वाले हैं। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का फॉर्म आपको जनवरी और फरवरी के बीच देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हमने आपको रीजनिंग का और आपके जो है साइंस के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिए हैं। मैथ, हिंदी, इंग्लिश और आपके जो है जीके जीएस और भी जो है सब कुछ आपके स्टार्ट हो जाएंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके सवाल इसके पहले वाले वीडियो में आए थे कि सर टॉपिक वाइज करवाइए, चैप्टर वाइज कराइए। मैं आपको बताना चाहूंगा टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज भी आपके होंगे, लेकिन अभी आपका स्टार्टिंग पीरियड है तो अभी आपके मन लगे, इसलिए जो प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं वो आपके इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन जो है कराए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। सारे प्रश्न आपको लगेगा कि इजी से मॉडरेट है। मैंने आपको बताया है कि पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 सेट आपका जो है इजी रहेगा, लेकिन उसके बाद हम क्वेश्चन का लेवल जो है बढ़ाएंगे ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं हो। तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर और यहाँ पर ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर आपका है और यह आपको नजर आ रहा होगा। इस प्रश्न को पढ़िए और इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। यह प्रश्न आपका बोल रहा है कि एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी सेंटीमीटर में कितनी होती है। यानी कि एक जो है स्वस्थ व्यक्ति का जो न्यूनतम दूरी होता है देखने के लिए सेंटीमीटर में कितना होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर है 25 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पर आपका है 58 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पर आपका है 60 सेंटीमीटर। बताइएगा कि एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट, ये सुस्पष्ट कहने का मतलब है कि सही तरीके से देखने योग्य जो है न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो मैं आपको बता दूं कि वह जो न्यूनतम दूरी होती है वो आपका 25 सेंटीमीटर होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2 नंबर हो जाएगा। क्लियर है? 25 सेंटीमीटर जो है आपका सुस्पष्ट निकट मतलब आपका दूरी होता है। क्लियर है? अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ हमारा 2 नंबर है और यह प्रश्न को पढ़िए और इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर प्रश्न बोला गया है कि किसी राइफल से गोली दागी जाती है तो फायर किए जाने के बाद पीछे हट जाती है। उस गोली के प्रति राइफल का गतिज ऊर्जा अनुपात निम्नलिखित में से कितना होता है। हम सभी लोगों ने देखा है कि जब भी हम लोग राइफल को तानते हैं तो फायर करते हैं ऐसे, तो हमें जो है गोली आगे निकलती है और जो हमारा मतलब कि फायर किए जाने के बाद जो है हम पीछे हटते हैं। ऐसे हमारा राइफल जो है ना वो पीछे की तरफ भागता है, हमें भी पीछे की तरफ ढकेलता है। तो आपको वही बोलता है कि उस गोली के प्रति राइफल का गतिज ऊर्जा क्या होता है। सबसे पहले समझिएगा कि गतिज ऊर्जा जो आपका यहाँ पर लिखा गया है, 1 मिनट, जो यहाँ पर आपका गतिज जो ये लिखा गया है गतिज ऊर्जा की बात किया है, समझे ना। इसको हम लोग इंग्लिश में जो है काइनेटिक, 1 मिनट, लाइट की इशू है थोड़ी सी, चलिए लाइट के इशू आ गए थे। इसको हम लोग जो है इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला आपका जो होता है वो क्या होता है? इसका फॉर्मूला जो होता है 1/2 mv² होता है। समझ गए ना। अगर वही आपका स्थिति ऊर्जा का बोलता है, स्थितिज ऊर्जा का, तो इसका होता है mgh। समझ गए? यहां से याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर प्रश्न बोला है कि जब हम गोली को फायर करते हैं राइफल से तो पीछे जो है हम उठते हैं, तो उस गोली के प्रति राइफल की गतिज ऊर्जा का अनुपात जो है कितना होता है? 0 होता है कि 1 होता है कि 1 से कम या 1 से अधिक। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो गतिज ऊर्जा का जो आपका अनुपात होता है ना वो आपका 1 होता है। कितना होता है? आपका 1 होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्लियर है? कितना होता है? 1 होता है। वहीं पर मैं आपको एक और यहाँ से प्रश्न बताना चाहूंगा कि जब किसी राइफल को गोली दागी जाती है तो फायर किए जाने के बाद पीछे हट जाती है, तो यह जो है न्यूटन का कौन सा नियम लगता है? बताइएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि जब हम गोली को फायर करते हैं तो गोली आगे निकलती है गतिज के साथ, लेकिन वह जो बंदूक है जो हमें पीछे की तरफ धक्का मारती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
उसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है। न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है, जिसको हम लोग जो है एक्शन रिएक्शन बोलते हैं। एक्शन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्शन रिएक्शन, यानी कि जैसा को तैसा, जैसा को तैसा। क्लियर है? याद करने का तरीका है। यहां से क्लियर हो गया। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या आपका यहाँ पर 3 है और यह प्रश्न देखिएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? सबसे पहले मुझे बताइएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ऑप्शन में, तो जे थॉमसन, जे चैडविक, एनस्ट्रम, रदरफोर्ड और नील्स बोर। बताइएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका इलेक्ट्रॉन की खोज किया था वो किसने किया था? तो वो आपके जो है जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। अगर हम बात कर ले इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन होता है, फिर आपका जो है न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आपका न्यूट्रॉन। जो ये इलेक्ट्रॉन होता है ये आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन आपका जो है निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो होता है आपका नो चार्ज होता है। क्या होता है आपका? नो चार्ज होता है। ये बात भी आपको याद होगी, ये बात भी आपको क्या होगी? याद होगी कि आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन आपका नो चार्ज। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो आपका प्रोटॉन है उसका खोज किसने किया था, तो प्रोटॉन का खोज जो है रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था? ये जो आपका प्रोटॉन है, तो ये अर्नस्टन्स रदरफोर्ड जो है ये प्रोटॉन का खोज किया था। जेम्स चैडविक जो है ये आपका न्यूट्रॉन का और जे थॉमसन आपका इलेक्ट्रॉन का। समझ गए ना? क्लियर है ये तीनों प्रश्न? यहाँ से कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 4 नंबर है और यह प्रश्न आपका बोल रहा है कि ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? जो ध्वनि होती है उसकी जो आपका प्रबलता होती है वह किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर, तरंगदैर्घ्य पर, आयाम पर या ओवर टोन्स पर? बताइएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ध्वनि की प्रबलता होती है ना, वो आपके ध्वनि के आयाम पर निर्भर करती है। तो इसका क्या हो जाएगा? ध्वनि के आयाम पर निर्भर करती है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। समझ गए ना? वहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि ध्वनि का ऐसे मात्रा क्या होता है, तो ध्वनि को हम लोग जो है डेसिबल में, डेसिबल में मापते हैं। अगर हम वहीं पर बात कर ले कि मनुष्य जो है कितना ध्वनि तक सुन सकता है, तो 20 से लेकर आपके 20,000 हर्ट्ज तक, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। और अश्रव्य ध्वनि कितना होता है? अश्रव्य जो आपका ध्वनि होता है वो आपका 20 हर्ट्ज से कम होता है। क्या होता है? 20 हर्ट्ज से कम होता है, यानी कि 20 हर्ट्ज से कम आवाज को हम लोग जो है सुन नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं। याद रखिएगा, समझ गए? सुन नहीं सकते हैं। और मनुष्य जो आवाज सुनता है वो 20 हर्ट्ज से ऊपर का सुनता है और ध्वनि को हम लोग डेसिमल में नापते हैं। क्लियर है? और ये पूछा था ध्वनि का प्रबलता किस पर निर्भर करता है, तो उसके आयाम पर निर्भर करता है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं और आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आपको बेहतर से बेहतर क्वेश्चन, बेहतर से बेहतर जो है प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे ताकि आपका एग्जाम बेहतर हो सके। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा टीचर की कमी की वजह से मजबूरन मुझे ही सारे क्लास को लेना पड़ रहा है, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं जिस एरिया से, जहाँ से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पर टीचरों की संख्या की कमी बहुत है। समझ गए? यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न संख्या आपका 5 है और ये प्रश्न बोल रहा है जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो खाली स्थान। ये पूछा गया है प्रश्न कि कोई वस्तु को, कोई हम लोग जो है वस्तु को पृथ्वी से लेकर चंद्रमा पर जाते हैं, समझ ना, चांद पर या चंद्रमा पर जाते हैं तो क्या होता है? पहला ऑप्शन है इसका द्रव्यमान बढ़ता है, इसका वजन बढ़ता है, इसका द्रव्यमान घटता है, इसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी वस्तु, पृथ्वी पर कोई भी वस्तु का जो ना एक आपका वेट होता है, समझ गए ना, एक होता है आपका मास, तो जो आपका द्रव्यमान होता है ना वो आपका अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है? आपका अपरिवर्तित रहता है, यानी द्रव्यमान में नो चेंजेस, समझना। लेकिन वेट क्या होता है? यह आपका कम हो जाता है। तो प्रश्न यहाँ से 2 पूछता है और वेट कितना कम होता है? 1/6 आपका कम होता है, समझ ना। 1/6 जो है हाफ हो जाता है। मान लें कि अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का वेट 60 है ना, तो जैसे यहाँ जाएगा चांद पर तो 60/6 हो जाएगा, यानी काटेगा तो ये आपका 60 होता है ना, 1/6 होता है, तो ये 10/1 हो जाएगा, यानी कि इसको काटेगा
तो 0.5 हो जाएगा, समझ ना। तो यहाँ पर प्रश्न आपका बोला गया था जब कोई वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हो जाएगा कि इसका द्रव्यमान जो है अपरिवर्तित रहता है, समझ ना। और इसका वजन बढ़ता नहीं है बल्कि वजन घटता है। मैंने आपको बोला है ना कि वही वस्तु अगर इसका मास जो है अपरिवर्तित रहेगा, अगर यहाँ पर वो चीज है मास तो वहां भी मास बराबर होगा, लेकिन वेट क्या होगा, कम हो जाएगा, समझ गए। 1/6 जो है कम हो जाता है। क्लियर है जी। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 6 नंबर है और यह प्रश्न बोल रहा है सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन है, बताइएगा। सबसे खराब जो है वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला गैस कौन है। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, धुआं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे जहरीला जो आपका वायु प्रदूषण करने वाला गैस है, जो आपका पदार्थ है, वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO है, जिससे क्या होता है कि यह जहां पर भी पाया जाता है वहां पर व्यक्ति जो है तुरंत मर जाता है, क्योंकि उसे सर दर्द, उल्टी, सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है जी। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 7 नंबर है और यह प्रश्न आपका बोल रहा है कि इस प्रश्न को पढ़िए और इसका उत्तर देने का आप लोग प्रयास कीजिए। यहाँ पर देखिएगा, गाय के दूध का रंग थोड़ा पीलापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है। गाय का रंग जो है किस मतलब तत्वों की उपस्थिति के कारण हल्का पीलापन हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, तो यहाँ पर है राइबोफ्लेक्सिन, कैरोटीन, राइबोव्यूलोन्स और जैंथोफिस। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दूध का हल्का पीलापन जो है ना, वो आपका कैरोटीन के उपस्थिति के कारण हो जाता है। जब दूध में कैरोटीन नामक तत्व जो है उपस्थित हो जाता है तो क्या होता है कि दूध जो है हल्का पीला होना शुरू हो जाता है, हल्का पीला हो जाता है, समझ गए। तो जब भी आपके दूध जो है हल्का पीला हो जाएगा तो समझिएगा कि उसमें जो है कैरोटीन की उपस्थिति आ गई है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न ये आपका केमिस्ट्री का है। देखिएगा, ये बोला है कि आधुनिक आवर्त सारणी, समझ गए ना, में धातु, उपधातु और अधातु किस ब्लॉक में पाए जाते हैं। यानी कि आपको जो है पता है कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं, तो इसमें टोटल एलिमेंट 118 है और इसकी मतलब की खोज जो है किसने किया था, तो आपका जो है मेंडलीफ ने किया था, समझ गए ना, मेंडलीफ ने किया था। और आपके जो है यह पीरियोडिक टेबल में 4 तरह के ब्लॉक है। कितने तरह के ब्लॉक है, 4 प्रकार के जो है आपके ब्लॉक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग SPDF बोलते हैं, समझ गए ना, SPDF बोलते हैं। ये आपका 4 तरह के ब्लॉक है। तो प्रश्न यहाँ पर पूछा है कि वह कौन सा ब्लॉक है जिसमें एलिमेंट जो है आपका मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स पाए जाते हैं, यानी कि धातु, उपधातु और आपके अधातु पाए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, S ब्लॉक, P ब्लॉक, F ब्लॉक और यहाँ पर D ब्लॉक। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका P ब्लॉक होता है ना, वो एक ऐसा धातु है जिसमें आपका मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स सभी पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 9 नंबर है और यह प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम जो है तैरेद रंग होता है, समझ ना। यहाँ पर बोला है कि वो कौन सा विकिरण है जिसमें कम तैरेद रंग होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोला है कि एक्स किरणें, अल्फा, गामा और यहाँ पर बीटा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि निम्नलिखित में से सबसे मतलब कम विकिरण जो है आपका किस किरण में होता है, तो वो आपका जो है गामा में होता है, समझ गए, गामा में सबसे कम होता है, याद रखिएगा, समझ गए ना। वहीं पर इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगर वही प्रश्न आपसे पूछता है कि किस कलर का तैरेद रंग अधिक होता है या किस रंग में तैरेद रंग अधिक होता है, तो तैरेद रंग की अगर बात कर लेते, याद रखिएगा, ध्रय की बात कर लेता कि किस रंग में तैरेद रंग ज्यादा होता है, तो वो आपका जो है लाल रंग में तैरेद रंग जो है ज्यादा होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका याद रखिएगा, इसका गामा किरण हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि पेप्सिन एंजाइम्स जो है कहाँ पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, अग्नाशय में, आंत में, आमाशय रस में और लार में। तो जो आपका पेप्सिन एंजाइम होता है, इसका कार्य क्या होता है ये समझ लीजिएगा। तो पेप्सिन एंजाइम का कार्य है जो हम लोग भोजन करते हैं उसको जो है पचाने के लिए,
उसको पचाने में यह अपनी भूमिका निभाता है। तो यह जो है हमारे पेट में पाया जाता है, यानी कि इसका आंसर आपका आंत हो जाएगा, या इसको पेट भी लिख सकते हैं। समझ गए? यह कहाँ पाया जाता है? आंत में और या पेट में। क्लियर है? पेप्सिन एंजाइम्स। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 11 नंबर है, और यह प्रश्न आपसे है कि डिप्थीरिया रोग कौन सा अंग को प्रभावित करता है? आंख को, गुर्दा को, मस्तिष्क को, गला को? तो याद रखिएगा, जो आपका डिप्थीरिया रोग है ना, वो आपके गला को प्रभावित करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। किसको प्रभावित करता है? तो गला को प्रभावित करता है। कौन सा रोग? तो आपका डिप्थीरिया रोग। समझ गए? अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 12 नंबर है, और आप लोगों से निवेदन है, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कैसा क्वेश्चन है बताइएगा। क्वेश्चन मैंने इजी से मॉडरेट लिया है, क्वेश्चन का लेवल टफ होगा, परेशान नहीं होना है। पहला दूसरा सेट है, इसलिए क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। अब ऐसा नहीं कि ऐसा क्वेश्चन ला दीजिए जो आपको समझ ही नहीं आए, तो उससे बढ़िया है कि थोड़ा धीरे ही पढ़ेंगे, लेकिन अच्छा से पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए होंगे, ऐसा नहीं है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। समझ गए? आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम सभी लोगों को मालूम है कि विटामिन बहुत तरह के होते हैं, जल में और वसा में। ये दो इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनता है। यहाँ पर पूछा है जल में, तो जल में घुलने वाला जो विटामिन होता है ना, वो याद रखिएगा, वो आपका विटामिन बी और आपका विटामिन जो है सी होता है। बाकी वसा में घूमने वाला विटामिन ए, डी, आपका ई और आपका जो है के, ये होता है। समझ गए ना? यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि विटामिन सी ना, सॉरी विटामिन सी है ना, विटामिन ए, बी, सी, हाँ ठीक है, विटामिन सी ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, यानी कि जल में घुलने वाला विटामिन कौन कौन सा होता है? तो जहां भी आपको विटामिन बी नजर आए, समझ ना, जहां भी आपको विटामिन बी नजर आए और जहां भी आपको विटामिन सी नजर आए, समझिएगा कि यह विटामिन आपके जल में घुलता है। और वसा में घुलने के लिए ए, डी, ई, के। समझ गए? जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी, 12 नंबर का। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या आपका 13 है, और ये गुरुत्वाकर्षण छोटा जी का मान क्या होता है? बताइएगा, गुरुत्वाकर्षण जी का मान क्या होता है? तो इसका मैं बता दूं, 9.8 मीटर प्रति स्क्वायर इसका होता है मान। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, यानी कि अश्रव्य बोला है, याद रखिएगा, अश्रव्य तरंगे, यानी कहने का मतलब है कि ऐसा तरंग जिसको सुन नहीं सकते, सुन नहीं सकते हैं। हम सभी लोगों को मालूम है कि हम लोगों का कान जो है 20 से लेकर आपके 20,000 हर्ज तक जो है सुन सकता है। लेकिन यहाँ पर बोला है कि वो कौन सा मतलब हर्ज है, आवृत्ति है, तरंग है जिसको हम लोग सुन नहीं सकते हैं। तो वो आपका 20 हर्ज से कम की आवाज को हम लोग जो है क्या बोलते हैं? अश्रव्य आपके जो है तरंग बोलते हैं। समझ ना? श्रव्य तरंग होता है आपका, याद रखिएगा, श्रव्य जो आपका तरंग होता है ना, वो क्या होता है? तो आपका 20 से लेकर आपके 20,000 हर्ज तक होता है। क्लियर है? जी हाँ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, 15 नंबर, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों भाई? बताइएगा। सूर्यास्त जब होता है, सूर्य जब डूबता है, समझ है ना, सूर्यास्त, तो उस समय जो है सूरज का मतलब रंग होता है ना, लाल दिखाई देता है, क्यों? यहाँ पर प्रश्न का उत्तर देखिएगा, सूर्य में केवल लाल रंग होता है? नहीं, ये तो होगा नहीं। लाल रंग अन्य रंगों की अपेक्षा अधिक परिकर्णन होता है? नहीं, ये भी गलत है। लाल रंग अन्य रंगों की अपेक्षा कम परिकर्णन होता है? हमारी आंखें लाल रंग के लिए अधिक सुगम्य होती है? नहीं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बताइए? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पर लाल रंग अन्य रंगों की अपेक्षा कम परिकर्णित होता है, इसीलिए दिखाई देता है। समझ गए ना? क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या आपका 16 नंबर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर है कि ल्यूमेन इकाई है, बताइएगा। ल्यूमेन जो है किसका इकाई है? यहाँ पर है दीप्ति का, यहाँ पर है ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का और प्रदीप्त घनत्वों की। तो जो आपका ल्यूमेन है ना, वो आपका निम्नलिखित में से जो है यहाँ पर आपके ज्योति फ्लक्स का जो है आपका एसआई इकाई है। एसआई इकाई से आपका एक सवाल रहता है, याद रखिएगा, इसको हर सेट में कराया जाएगा ताकि आपका प्रैक्टिस बेहतर तरीके से हो जाए। तो याद रखिएगा, ल्यूमेन किसका इकाई है? ज्योति फ्लक्स का। समझ गए? अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी हम लोगों ने कपूर को देखा है, और कपूर को हम लोग क्या करते हैं? ठोस होता है,
और जब हम इसको वाष्प बनाते हैं, वाष्प यानी कि गैस में परिवर्तित करते हैं, गैस में परिवर्तित करते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम लोग जो है ऊर्ध्वापार्तन बोलते हैं, यानी कि इसको हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। समझ गए ना? सब्लिमेशन। क्लियर है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को हम लोग सब्लिमेशन, ऊर्ध्वापार्तन बोलते हैं। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि शुष्क बर्फ क्या होता है? ये भी प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बताइएगा, ठोस पानी, यहाँ पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, निर्जल बर्फ या ठोस हाइड्रोजन पैराऑक्साइड। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपका ठोस या जो आपका शुष्क बर्फ होता है ना, वो जो होता है आपका ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। एक प्रकार का जो है क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और आज के जो है हम लोग 19वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, मनुष्य के शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिएगा, किसी व्यक्ति को अगर किडनी फेल हो जाता है, या किसी व्यक्ति का लीवर डैमेज हो जाता है, या किसी व्यक्ति को जो है खून की कमी होती है, या किसी व्यक्ति में खून की प्रॉब्लम होती है, खून बनता नहीं है, या खून में कुछ ऐसा बैक्टीरिया या फंगस पाए जाते हैं जिसकी वजह से उनका खून का चेंजेज होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? पुराने खून को एक तरफ से खून निकाला जाता है, एक तरफ से चढ़ाया जाता है, यानी पुराने खून को निकालकर नए खून को चढ़ाया जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण बोलते हैं उसी को। तो शुद्धिकरण को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग डायलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायलिसिस बोलते हैं। समझ गए? हीमोग्लोबिन, तो ये आपका खून का रंग इसके कारण होता है लाल। समझ ना? पीएच मान कितना होता है खून का? तो 7.4 होता है। क्लियर है? मनुष्य में जो है 5 से 6 लीटर खून पाए जाते हैं। क्लियर है? चलिए, आज के हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं, जो कि इस सेट का अंतिम प्रश्न है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूछा है कि इंसुलिन क्या है। आपसे पूछा है कि इंसुलिन जो है क्या है। यहाँ पर देखिएगा, एक प्रकार का वसा है कि विटामिन है कि प्रोटीन है कि आपके कार्बन डाइऑक्साइड है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कार्बोहाइड्रेट्स। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंसुलिन जो है एक प्रकार का आपका प्रोटीन है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी के साथ आपका साइंस का सेट नंबर 2, इसी के साथ आपका साइंस का सेट नंबर 2 जो है कंप्लीट हो रहा है। और आप सभी लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि आपके जो है कितने मार्क्स आ रहे हैं। 20 में से जो है कितने मार्क्स आ रहे हैं। क्वेश्चन का लेवल चेंज हो जाएगा, परेशान नहीं होना है। अभी आपका सेट नंबर 2 था, इसीलिए क्वेश्चन हमने इजी से मोटरेट रखा था। बाकी हम धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।